गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो गया होगा। पता है किस बात को? क्योंकि सोशल साइंस में सर आपको सबसे हार्ड अगर कुछ लगता होगा तो दीर्घउत्तरीय सवाल लगता होगा। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो है ना कि दीर्घउत्तरीय बस मैं जितना करवा दे रहा हूं ना उतना कर लो। अगर उतना से एक सवाल आपसे अगर बाहर आ गया ना आपके एग्जाम में सर, तो मेरे अपने दिल से तुम बाहर कर देना। अभी तो आपके दिल में जगह मेरा होगा ना सर। अगर 10 दिन लगातार इस क्लास को 10 क्लास तुम लगातार करो मेरा भाई, अगर आपके दिल और दिमाग अगर दोनों खुश नहीं हो गया ना सर, तो फिर मेरे से पढ़ना छोड़ देना। रियलिटी यही है सर। हाँ, तो आज का क्लास अब तक के क्लास से सबसे बेहतर क्लास साबित होने वाला है सर। इसलिए साबित होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम और सिर्फ बात करने वाले हैं दीर्घउत्तरीय सवाल का। और दीर्घउत्तरीय सवाल जो है ना सर, वो आपको ना थोड़ा सा पहचान में नहीं आता होगा। इसलिए पहचान में नहीं आता होगा ना सर कि दीर्घउत्तरीय सवाल जितना हम करवा दे रहे हैं ना, बस उतना कर लो मेरे भाई। हाँ, बस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सोशल साइंस का बहुत सारे क्लास ले चुके हैं। ठीक है, तो अगर वो पिछले सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिकली ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा मेरे भाई। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि लघु उत्तरीय सवाल हमने जितना करवा दिया है ना सर, उतना बस कर लो तुम। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय सवाल जितना हम करवा रहे हैं ना सर, बस उतना कर लो। बस मामला फिट है सर। फिर काहे को टेंशन लेने को है सर? नहीं टेंशन लेना है मेरे भाई। जब तक जिंदा है संदीप कुमार तब तक टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है मेरे भाई। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। सर क्लास शुरू करने से पहले एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई सभी कोई अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, और हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। ठीक है, और चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए थे, थोड़ी सी सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, बनता है सर। हाँ, आना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद 2012 के पेपर में पूछा था। ठीक है, आना हमें ये पता है ना सर कि आपके एग्जाम जो है ना किस तरह से रिपीट करता है सवाल को, किस तरह से सवाल को उठाता है सर। आप अगर प्रीवियस ईयर लगातार 12 साल 14 साल पढ़ लीजिएगा ना, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर, और पूरा बुक जब पढ़ लीजिएगा ना, पूरा मॉडल पेपर, पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका दिल खुद बता देगा कि अब की बार यही सवाल आने वाला है सर। तो बड़ा मेहनत से सवाल को बनाता हूं मेरे भाई। आना कहता है ना सर कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। हमारा भारतीय रेल परिवहन जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखना, उसके बारे में बताना है। ठीक है सर, कहता है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारे हैं। एक नंबर में कहता है सर कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? मेरे भाई जरा बताओ ना, मेरे साथ तो जरा बोलो ना सर जी, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे तो आप ही को जाना है। हमने बोला है सर कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। सभी के मुंह से यह आवाज निकलनी चाहिए सर, 16 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, आना 2 नंबर की तरफ। कहता है उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा तथा पूर्व रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा है। हमने क्या बोला सर कि उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा तथा पूर्व रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा। तो एक बार इस बात को जब आप अपने मुंह से बोलिएगा ना सर, तो दिल और दिमाग दोनों पता है खुश हो जाएगा, और ये सब पूरा आपके दिल में जाके छप जाएगा। ठीक है सर, आना एक बार सभी के पास शेयर करना बनता है सर, और अपने हर दोस्तों के पास पहुंचा देना मेरे भाई, क्योंकि सर किसी को अगर कुछ भला हो जाए तो बस आपका उसी दिन आप पुण्य कर लिए सर। ठीक है, कहता है क्या कि उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा और उत्तर पूर्वी रेलवे सबसे छोटा है। ठीक है, आना कहता है एशिया का सबसे बड़ा रेल परिवहन है। एशिया का जो सबसे बड़ा है ना वो रेल परिवहन है। एशिया का सबसे बड़ा अगर परिवहन है तो वो रेल परिवहन है सर। ठीक है, क्योंकि रेल से अब तक सबसे ज्यादा सुविधा देता है यात्रियों को, रेल ही देता है सर। ठीक है, आना अगला क्या कहता है सर कि रेल यात्री बीमा योजना भी है। रेल सरकार ने, भारतीय रेल ने रेल यात्री बीमा योजना भी बनाया है सर। ठीक है, आना फिर कहता है सर सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। भारतीय रेल में आरपीएफ एक सुरक्षा तैनात होता है सर, जो यात्री को क्या करता है, मदद करता है पहुंचाने में, चढ़ाने में ट्रेन को। ठीक है,
ट्रेन पे चढ़ाने में आ जाना। तो एक बार इसको हम लोग थोड़ी सी अपनी भाषा में और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखते हैं मेरे भाई। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। 1 नंबर में हमने क्या लिखा? भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। 2 नंबर में हमने क्या लिखा? उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा और उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा। एशिया का सबसे बड़ा रेल कौन सा परिवहन है सर? तो रेल परिवहन है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा परिवहन है? तो रेल परिवहन है। फिर हमने क्या लिखा है सर? कि रेल यात्री बीमा योजना भी है। एक रेल यात्री बीमा योजना भी है सर। सुरक्षा बलों की तैनाती भी करता है रेलवे जो है वो आरपीएफ के जवानों, आरपीएफ जो होता है सर रेलवे पुलिस द्वारा, रेलवे द्वारा, विभाग द्वारा बनाया जाता है आरपीएफ। ठीक है सर, वो रेल को क्या करता है? सुरक्षा करता है। आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल देखोगे सर तो आपका दिल और दिमाग दोनों पता है क्या कहेगा? कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है ना क्या, थोड़ी सी गौर करना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखे। क्या बोला? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखे। हमने क्या बोला? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मुख्य मुख्य विशेषताओं को लिखे। कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा, देखो ये शॉर्ट टाइपिंग ना मारने के वजह से सर ये ऐसे लिखाता है, लेकिन शॉर्ट टाइपिंग जब तक नहीं मारेगा तब तक ये ऐसे नहीं लिखाएगा। ठीक है, कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार 1986 ईस्वी में लाया गया था, भारत सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। आपसे पूछेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा लाया गया है? तो भारत सरकार द्वारा लाया गया है। तो कब लाया गया? तो 1986 में लाया गया। ठीक है, फिर कहता है तथा लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार एवं हितों का संरक्षण किया जाता है। इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम के तहत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार और हितों का संरक्षण किया जाता है। अब क्या करना है मेरे भाई? इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद जो लाइन बचा रहेगा उसको छोड़ देना है और इसके जस्ट नीचे वाले लाइन में आना है और यहां से लिखना शुरू करना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। अधिकार मतलब समझ गया ना? हाँ, पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार। इसी नियम के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार होता है सर। ठीक है, इसी नियम का अधिकार सूचना पाने का अधिकार होता है। इसी नियम के अंतर्गत सूचना पाने का अधिकार है। इसी नियम के अधिकार चुनाव कराने का अधिकार है। इसी नियम के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है। इसी नियम के अंतर्गत शिकायत निवारण का अधिकार या क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार या फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार। जैसे आपको कोई क्षति हो गया तो आपको पूर्ति करेगा इसी नियम के तहत। ठीक है, कहता उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इसी नियम के अंतर्गत लाया गया है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इसी नियम के अंतर्गत लाया गया है। तो हमने क्या क्या बोला है सर? एक बार मेरे साथ आना और सभी कोई बोलेगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चुपचाप बैठेगा और हम मुंह बंद कर देंगे सर, फिकिक साट देंगे। मेरे पास फिकिक भी रखा हुआ था। ठीक है, आना। तो एक बार मेरे साथ आना और अच्छा से बोलना सर। अच्छा बोले तो समझ गया ना? प्यार से बोलना। कैसे बोलना मेरे भाई? प्यार से बोलना। ठीक है, आना। कहता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 1886 की मुख्य विशेषताओं को लिखे। अब नीचे में लिखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार एवं हितों का संरक्षण किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार एवं हितों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है सर, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। इसी नियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। 1 नंबर में कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? मेरे साथ बोलो ना जरा, मजा आएगा मेरे भाई, बोलो ना। सुरक्षा का अधिकार। 2 नंबर में क्या है सर? तो सूचना पाने का अधिकार। 3 नंबर में क्या है सर? तो चुनाव
कराने का अधिकार। 4 नंबर में क्या है मेरे भाई, तो सुनवाई का अधिकार। 5 नंबर में क्या है मेरे भाई, शिकायत निवारण का अधिकार या क्षतिपूर्ति का अधिकार। ठीक है सर, क्षतिपूर्ति का अधिकार। 6 नंबर में क्या है सर, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है सर, तो यहां तक 6 तक क्लियर हो गया सर। आज की क्लास में सर हमने आपके लिए ऐसे ऐसे दीर्घोत्तरीय सवाल लेकर के आए हैं सर, जो अब की बार कम से कम तो सर इस वीडियो से आपको 10 से 15 नंबर देने वाला है। हाँ, क्योंकि सर देखो, मैं आपको कहता हूं हमेशा से देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त आऊंगा, और दुरुस्त आऊंगा तो तंदुरुस्त जाऊंगा भी सर। हाँ, आपके दिल से नहीं जाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि सर देखो मैं हमेशा से कोशिश करता हूं सर कि आपको शक्ल देख करके मैं बहुत कम पढ़ाता हूं सर। इस बात को मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं सर। आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र आती है आपकी मम्मी पापा के सर, क्योंकि सर उनकी आंखों में हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका ही सपना दिखता है मेरे भाई। हाँ, कि कब मेरे बच्चे अच्छे कर जाएंगे सर। बच्चे अच्छे करे तब तो, बच्चे अच्छे हो तब तो, अच्छे बनाना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना सर और अच्छे से रिजल्ट करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद ही अच्छा रिजल्ट होगा, और अच्छा रिजल्ट तब होगा जब आप अच्छे अच्छे सवाल को पढ़िएगा, और अच्छे अच्छे सवाल को पढ़िएगा मतलब यहीं से मिलेगा मेरे भाई। ठीक है सर, अब इस बात को बताना, अच्छा एक बात और बताते हैं। देखो, अब आपके पास टाइम नहीं है, हमने एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। साइंस में हमने 110 को सब्जेक्टिव करवाए हैं, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय। बहुत सारे क्लासेस हमने लिया है साइंस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। मैथ में भी हमने बहुत सारे क्लासेस लिया है सर। तो उन सभी का आपको अगर पीडीएफ चाहिए सर, क्या चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए। इस प्रकार से जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाए थे उनको अगर पीडीएफ चाहिए सर, तो अब पीडीएफ का फीस जो 99 रुपया था, अब उसको मैंने हटा दिया, और आपके एग्जाम तक हमने इसको कर दिया 50 रुपया मेरे भाई। ठीक है, कितना रुपया, 50 रुपया। जिन किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए सर, इन सभी को, तो आप ले सकते हैं सर मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, जहां पे आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपया सर। आपको पे कहां करना है, तो आपको उसी नंबर पे पे करना है जो आपके सामने आपके आंखों से इतनी सुंदर भाषा में लिखा हुआ है, 7295074337। इसी पे आपको 50 रुपये पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको मैसेज में लिख देना सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। फिर इधर से आपको मिनट भर के अंदर में ओके का मैसेज चला जाएगा, और पिछला जितना भी पीडीएफ था वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा। बस उतना भेज दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में उतना से बाहर ही भी नहीं करेगा। ठीक है सर, बस उतना सारे पढ़ लीजिएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो क्लासेस चलेगा तो वो सारे क्लासेस का भी पीडीएफ जाएगा, तो आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन भी कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप में देखो, हाँ, इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास पीडीएफ आपके ब्रास्केट के थ्रू जाता है सर। आपको ग्रुप का नेमिंग भी शो नहीं करता। अगर कोई लोग ब्रास्केट के बारे में जानते होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, तो सर इस बात को और समझना कि अगर आपके पास पीडीएफ चला गया ना, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए, एक कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है सर, आइएगा। अब एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, पता है क्या, कि इस नंबर पर कॉल करने का अलाउ नहीं है। हाँ, आप ये व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा तंग मत कीजिएगा मेरे भाई, नंबर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं रहता है। ठीक है सर, स्टाफ के पास रहता है तो वो भी बेचारा कितना को देखेगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई परेशानी मेरे भाई, कोई कष्ट मेरे भाई नहीं होने देंगे। हम जिंदा हैं तो सब कष्ट आपका दूर कर देंगे। ठीक है सर, आ जाना। सवाल नंबर कितना की तरफ आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर क्या डाले, प्रकाश डाले। ओ हाँ, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है मुद्रा के आर्थिक महत्व पे प्रकाश डाले। उत्तर में कहता है आधुनिक युग में, कौन युग में, आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। सर आधुनिक युग में, मुद्रा मतलब पैसा, आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप मुद्रा को वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए, यदि मुद्रा को वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। क्या अगर आपके पास मुद्रा नहीं रहेगा सर, तो आप किसी भी क्रिया को कर पाइएगा, किसी को सामान को खरीद पाइएगा, कोई भी सामान बेच पाइएगा, नहीं बेच पाइएगा मेरे भाई। इसीलिए कहा जाता है सर कि मुद्रा को अगर वर्तमान स्थिति से हटा दिया जाए तो हमारे सारे का सारे आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। इस बात को आपको पता चल गया होगा, सारे आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो, यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो, यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो आज विश्व के विभिन्न देशों में
इतना आर्थिक प्रगति भी नहीं देखने को मिलता। क्योंकि सर देखो सर, पहले क्या था ना कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु से वस्तु का लेन देन करता था। पहले अगर सपोज मानो कि मेरे को अगर कोई सामान खरीदना है सर, सपोज मान लो कि मेरे को हाँ चावल खरीदना है, मेरे को चावल खरीदना है सर, ठीक है। आप बता लो सर कि मेरे पड़ोसी वाले के पास गेहूं है, ठीक है, इनको चावल की आवश्यकता है और मेरे को गेहूं की आवश्यकता है। मेरे पास चावल है बट मेरे को गेहूं की आवश्यकता है, उनके पास गेहूं है बट उनके पास चावल की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करते थे कि वस्तु का मोल भाव नहीं करते थे, हम अपना इनको गेहूं चावल दे देते थे और ये हमारा अपना गेहूं दे देते थे, ठीक है। इसी से हम लोग का पहले क्या चलता था सर, लेन देन चलता था। तो पहले हमारा क्या था, से वस्तु का लेन देन करना, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। उस टाइम में मुद्रा का कोई महत्व नहीं था। जब से मुद्रा आया सर, तब से कोई सामान किसी को देता नहीं है। हाँ, चावल मांगने जाओगे तो पता है क्या कहेगा, ओह चावल महंगा हो गया। तेल मांगने जाओगे तो कहेगा, नो तेल महंगा हो गया, तुम्हारा तेल से हम नहीं बदलेंगे। सर अब नहीं लोग बदलता है, क्योंकि अब है जो है ना वो वस्तु का रेट पता चल गया कि वो वस्तु मार्केट में महंगा बिकता है, अगर उसको हम बेचेंगे तो उससे हमारा अधिक पैसा आएगा मेरे भाई। इसीलिए सब होशियार बन गया, ठीक है। आना तो कहता है क्या सर, थोड़ी सी एक बार हम लोग देखेंगे अपनी भाषा में, तभी तो कहोगे। पता है क्या कि मैंने जो बोला वो चमका ना जी। अच्छा, आजकल कमेंट बॉक्स में मेरा क्या चल रहा है कि मैंने जो बोला वो चमका ना जी। तो एगो बच्चा पता है क्या बोलता है, तो एस या नो तो बोलो ना जी। तो एगो फिर क्या कमेंट कर रहा था उसमें कि आगे तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। तो फिर वो क्या कहता है कि शिद्दत और मोहब्बत से तो पढ़ो ना जी। हमने ये कमेंट लगातार 3 दिन से देख रहे हैं हम अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आना कहता है आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। किस युग में? आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप मुद्रा को वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए, यदि आप मुद्रा को वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो आज विश्व के विभिन्न देशों में इतना आर्थिक प्रगति भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करना, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना सर, यहाँ जहाँ खत्म हुआ इसके नीचे लिखना कि पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा आर्थिक विकास का तेज कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है सर कि पूंजीवादी चाहे समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा आर्थिक विकास को तेज कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आधुनिक युग में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा द्वारा प्रभावित होता है। इस आधुनिक युग में, अभी के युग में सर, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भी मुद्रा द्वारा प्रभावित होता है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भी मुद्रा द्वारा प्रभावित होता है। अब नीचे लिखना सर कि मुद्रा के निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान। मुद्रा के कौन कौन से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है? तो पहला क्षेत्र में उपभोक्ता के क्षेत्र में मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है सर, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल, सारे का सारे 5 नंबरीय सवाल है, बोले तो दीर्घोत्तरीय सवाल है, ठीक है। कहता है उत्पादन के क्षेत्र में, कहता है विनिमय के क्षेत्र में, कहता है वितरण के क्षेत्र में, कहता है विनिमय के क्षेत्र में, कहता है वितरण के क्षेत्र में, कहता है उत्पादन के क्षेत्र में, कहता है उपभोक्ता के क्षेत्र में। अच्छा, एक और 2 लिखा होगा, 1-2 और लिखल होगा मेरे भाई, आना 1-2 और लिखल होगा। अच्छा ठीक है, 4 गो है। आप जरा बताना मेरे भाई कि क्या, देखो इतना बड़ा सवाल है सर, कितना बड़ा सवाल है, इतने बड़ा तो सवाल है सर, ठीक है। ये आपको 5 नंबर देने वाला है सर। ये आपको कितना नंबर देने वाला है? काहे मेरे भाई, काहे तो बढ़ा ना होगा का? कह रहा है हम थोड़ा सा पैसा लेंगे तुमसे। काहे पैसा देंगे तुमको? आना सर, एक बार आना और हम लोग अपनी भाषा में इस पूरे डिफिनेशन को देखते हैं सर, और आपके दिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बात को आपको पता होगा कि मेरा परिभाषा औरों की परिभाषा से अलग नहीं होता है सर, औरों की परिभाषा से इजी होता है मेरे भाई, ठीक है। मेरा भी बोलने का सेंस वही होता है, मेरा भी परिभाषा वही बोलता है जो औरों जगह का परिभाषा बोलता है, लेकिन मेरा परिभाषा सर बड़ा इजी वे में बोलता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने बोला खाना खा लिया, वो बोलेगा आज मैंने आया था तो उसके बदले में हमने खाना खा लिया। ये बात तो सेंटेंस वही बोला, मैंने खाना खा लिया, लेकिन वो घुमा के बोला। लेकिन मेरा इजी वे में होता है सर, वैसा वे में होता है जो सीधे मास्टर के खोपड़ी में जाए, ठीक है सर। आना, ताकि मास्टर एक के बार पढ़े ना डिफिनेशन को तो झटके में 5 में से 5 दे दे सर। हाँ, ऐसा पढ़ाई करो, ठीक है। आना, कहता है मुद्रा के आर्थिक महत्व पे प्रकाश डाले। कहता है आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है।
किस युग में? आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप मुद्रा का वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए तो, यदि मुद्रा को वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। यदि मुद्रा को वर्तमान अवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो आज विश्व के विभिन्न देशों में इतना प्रगति भी देखने को नहीं मिलता। अगर मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो सर तो विश्व में जो इतना प्रगति हो रहा है वो सब देखने को नहीं मिलता। फिर कहता सर कि पूंजीवादी या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा आर्थिक विकास का तेज कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आधुनिक युग में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भी मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। आना कहता है मुद्रा के निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पहला कौन सा क्षेत्र है सर? पहला उपभोक्ता के क्षेत्र, दूसरा क्या उत्पादन के क्षेत्र, तीसरा क्या विनिमय के क्षेत्र, चौथा क्या है वितरण के क्षेत्र में। आप जरा बताना मेरे भाई कि आपको ये कैसा लगा। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई? अच्छा लग रहा है ना? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तो मज़ा आ रहा है ना सर? बस पढ़ाई सीरियस का चीज़ नहीं है सर, पढ़ाई दिल वाली बातें होती है सर। ठीक है, हम तो कहते हैं सर कि छोड़ दो मोहतरमा से दिल मिलाना। अब मोहतरमा लोग से भी यही बात कहते हैं सर, छोड़ दो, आप लोग भी छोड़ दीजिए, कर लो प्यार पढ़ाई से, जिंदगी संभल जाएगी मेरे यारों कुछ दिन की बातों से। ठीक है, छोड़ दो कुछ दिल की बातों से। बाबू सोना में क्या रखा है मेरे भाई? जिस चीज़ में रखा है उस चीज़ को पकड़ो। ठीक है, चलो आ जाना मेरी तरफ। क्या चलो? कहता मास्टर तुम ठीक ठाक है? हाँ रे, आ जाओ। चलिए सर आइएगा। कहता है परिवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। अच्छा देखो सर, ये बात बिहार पे क्यों लागू होता है? राजनीतिक में सबसे ज़्यादा अगर परिवारवाद है तो बिहार में है सर, सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, बिहार में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है तो बिहार में है सर। इसलिए सवालों पूछ ले था बिहार बोर्ड में पूछ ले भी था, और शायद इस बार आने का संभावना नहीं, आएगा सर। ठीक है, कहता है परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद, खैर जातीयता तो बिहार में हटने वाला है ये नहीं है कि मजा नहीं। देखो इधर आना सर, कहता है क्या सर कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। कहता है परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन सर वो लोकतंत्र का परिभाषा बिहार में गलत हो जाता है। नहीं, लोकतंत्र में पता है बिहार में क्या होता है? देखो नहीं बताएंगे, सुन लो। मैंने तुम लोग कहेगा मास्टर तू राजनीति कर बेका? नहीं सर, मैं सेवा करूंगा मेरे भाई तुम लोग का, बस इतना ही मुझे चाहिए बस। ठीक है, आ जाना सर। कहता है क्या सर कि हाँ, हमने क्या बोला सर कि लोकतंत्र का परिभाषा होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन उसका परिभाषा बिहार में उल्टा हो जाता है। बिहार क्या कहता है सर कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। कहता है परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। चुनाव समय परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। चुनाव जब आता है सर, विधायकों का चुनाव जब आता है सर, तो टिकट का जो बंटवारा होता है बिहार में वो जातिवाद पे होता है। ठीक है, वो वहाँ पे वो जाति का बहुमत है तो वही जाति को टिकट दो। नहीं, वो नहीं देखा कि कौन सा योग्य प्रतिनिधि है, कौन सा अच्छे प्रतिनिधि है, उनको टिकट देनी चाहिए। नहीं, वो जाति ज़्यादा है तो वही जाति को टिकट दो। ठीक है सर, ये बिहार में चलता है। तो यही हमने लिखा है सर, हमने लिखा यही बात को कि परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। चुनाव समय परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, जिससे योग्य प्रतिनिधि और बोलो ना रे उम्मीदवार नहीं आ पाते हैं चुनाव में, जिससे जो अच्छे प्रतिनिधि होते हैं और जो योग्य प्रतिनिधि होते हैं सर वो चुनाव में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको तो टिकट मिलता नहीं है सर। आना और जातीय समीकरण बनाने के चक्कर में कभी कभी अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो जाता है। और जातीय समीकरण बनाने के लिए, हाँ अरे समझ गया ना तुम लोग, हाँ जातीय समीकरण बनाने के लिए सर कभी कभी अयोग्य अनपढ़ उम्मीदवार को चुन लिया जाता है।
चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है, ठीक है। आ जाना, लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक होगा। जब आयोग उम्मीदवार को चयन हो जाता है तो लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक होता है ना सर, बहुत घातक साबित होता है सर। फिर कहता है सर, इसी प्रकार परिवारवाद और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सर एक बार आना, इस परिभाषा को मैं अपने तरीका से मैं आपको दिल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है सर। रटने वाला कहानी छोड़ न रे, दिल से समझने वाला कहानी पे बात कीजिए ना जी। आइएगा सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करिए छै, हाँ गौर करिए के बाद, ठीक है। आना, कहता है परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। कहता है परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। चुनाव समय परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर, चुनाव के समय परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है, जिससे योग्य प्रतिनिधि या उम्मीदवार नहीं आ पाते हैं चुनाव में जिससे योग्य प्रतिनिधि और अच्छे उम्मीदवार जो होते हैं वो चुनाव में नहीं आ पाते हैं। जातीय समीकरण बनाने के चक्कर में सरकार जो होती है सर, वो जातीय समीकरण बनाने के चक्कर में कभी कभी अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो जाता है। जातीय समीकरण बनाने के चक्कर में, रे कौन जाति के सबसे ज़्यादा विधायक है, हाँ अब जातीय समीकरण के चक्कर में कभी कभी अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो जाता है, ठीक है सर, हो जाता है जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक होता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है लोकतंत्र में, तो ऐसे उम्मीदवार क्या विकास करेंगे सर। आना, फिर कहता है इस प्रकार परिवारवाद और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से तो बताइए न जी। चलिए आइए ना जी, आज तो सबके व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा रहना चाहिए ना जी इस वीडियो का लिंक जी। हाँ जी, चलिए आइएगा जी। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना इस बात को। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, कि आपको ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ के लिए सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए सर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम। देखो सर, जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना संदीप कुमार, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना संदीप कुमार, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना संदीप कुमार। इतना से मेरा आईडी नहीं खुलेगा सर, तो आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा @ क्या सर्च कीजिएगा, @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा सर, ठीक है। जहां पे आपको 9000 से अधिक लोग ज्वाइन होगा, तो आप भी वही आईडी को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है सर। अब आना, जिनको दिल में दर्द है, दुख है, तकलीफ है, तो वो मेरी इंस्टा आईडी को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर। आना, इंस्टा आईडी जो है ना, देखो मेरे को बहुत दिमाग है, तुम लोग को कैसे इंस्टा पे ले जाना है, ठीक है। आ जाना, तुम लोग इंस्टा पे जाना और सर्च करना संदीप, क्या सर्च करना मेरे भाई, संदीप, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करना 18420, मेरा आईडी खुल जाएगा, उससे भी तुम लोग क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है सर। आ जाना, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। कहता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। बड़ा झकास सवाल है, बोले तो एकदम बड़ा झकास सवाल है सर, ठीक है। कहता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है, उसे वर्णन करें, ठीक है। उसे वर्णन करें, ठीक है। उसे क्या करें, वर्णन करें, ठीक है। यहां पर आप जोड़ लीजिएगा सर, इस जगह नहीं है, मैंने जोड़ देता हूं, देखो उसे वर्णन करें भी, ठीक है। उसे क्या करें, वर्णन भी करना है। कितने भागों में बांटा गया है, और जितने भागों में बांटा गया है उसे क्या करें, वर्णन करें, ठीक है। सवाल में हम लिखे थे, पता नहीं ये कहाँ ने टाइपिंग किया है, हाँ वर्णन करें हम लिख देते हैं सर। यहाँ पे देखो सवाल को सुधार लेना, ठीक है। यहाँ पे उस वर्णन करे, ठीक है, वर्णन करे, ठीक है। आ जाना, हमें सवाल क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल बोला है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करे, ठीक है। क्या करना है, वर्णन करना है। सबसे पहले इस बात को समझना कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। वित्तीय का मतलब समझना सर, मुद्रा। क्या समझना, मुद्रा। क्या समझना, मुद्रा। क्या समझना, मुद्रा, ठीक है। यानी हम बात करने वाले हैं मुद्रा के ऊपर। मुद्रा बोले तो पैसा, ठीक है सर। आ जाना, कहता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। कहता है ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और
देश के लिए वित्तीय और शाखा नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करता है। क्या करता है? निर्धारण और एवं निर्देशन करता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करता है। क्या करता है? संपादन करता है। तो उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने बोला यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, मेरे दिल में नहीं गया गुरुजी, अब तेरे दिल तक पहुंचाते हैं। आ जाओ। सवाल बोला है ना सर कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, तो कहता है ऐसा वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और शाखा नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करता है। ठीक है, फिर कहता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करता है। ठीक है, क्या करता है? संपादन करता है। करता है, तो उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। अब कहता है सर कि इसे कितने भागों में, यहाँ तक का हमने आंसर दे दिया, अब यहाँ तक का आंसर दे दिया, अब इसका आंसर देना। कहता है इसे कितने भागों में बांटा गया है। अब इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को दो वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को दो वर्गों में बांटा गया है और उस दो वर्गों को वर्णन करना है। ठीक है, पहला वर्ग क्या है? मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थान। पहला क्या है? मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थान। ठीक है, मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थान। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर कि मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थान, कहता है ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए आपातकालीन या मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार कहते हैं। हमने क्या बोला मेरे भाई? हमने बोला सर आपको दिल में थोड़ी सी इस बात को जगह देना होगा, इस बात का जगह आपके दिल में होनी चाहिए। हमने बोला सर, मेरी बातों पे गौर करना, कि मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? कहता है सर ऐसा मौद्रिक बाजार, हमने क्या बोला? ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए, उद्योग और कोई व्यवसाय, कोई कार्य करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय के लिए आपातकालीन या मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था, आपातकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। मतलब आपातकालीन एवं वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक बाजार कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। हमने क्या बोला कि ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए, ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए आपातकालीन या मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, उसे मौद्रिक बाजार कहते हैं। जो भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कहता है सर कि भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब आना इसका दूसरा नंबर की तरफ, इसका दूसरा भाग में आना। दूसरा भाग क्या कहता है? पूंजी बाजार। ये बड़े बड़े लोगों को मिलता है। पूंजी बाजार जो है सर वो बहुत अमीरों को मिलता है, गरीब इंसान को नहीं मिलता है। कहता है पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थान, कहता है ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसमें आपातकालीन और मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, इसमें दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। आप जरा बताना मेरे भाई कि यहाँ तक आपको कैसा लगा? यहाँ तक आपको कैसा लगा? क्लास तो अच्छा ही लगा होगा ना। चलो आ जाना सर। देखो हमने टोटल सर आपके लिए हमने 5 क्वेश्चंस आज हम लाए हैं। ठीक है सर, आज आपको हम 5 क्वेश्चन लाए हैं सर, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दीर्घ उत्तरीय का भी और हम सवाल करवाएंगे सर। ठीक है, इसलिए आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जाए और आप इस चीज़ों को पढ़ सके और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सके। तो देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।